वेलकम गाइस। आज थर्मोडायनामिक्स के सेशन में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इसके डेफिनेशन सुनिए। केमिकली होमोजेनियस throughout the system। क्या मतलब हुआ? वैसा सब्सटेंस जो पूरे सिस्टम में केमिकली होमोजीनियस हो उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिया एयर। एयर में हर एक जगह पर देखते हैं तो अगर मैं यहां बैठा हूं तो यहां पे अगर नाइट्रोजन है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है। जिस प्रोपोर्शन में रहता है उस प्रोपोर्शन में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, जो भी गैस एयर में है वो गैस अपने प्रोपोर्शन के साथ यहाँ है। कहीं और जाऊंगा वहां भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा, कहीं और जाऊंगा वहां भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो मतलब एयर क्या है? एयर एक प्योर सब्सटेंस है ना। एयर एक प्योर सब्सटेंस है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए इसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस। तो इसके अगर इस पॉइंट पे देखूं तो नाइट्रोजन ही मिलेगा, इस पॉइंट पे देखूं तो नाइट्रोजन ही मिलेगा, इस पॉइंट पे देखूं तो नाइट्रोजन ही मिलेगा, इस पॉइंट पे देखूं तो नाइट्रोजन ही मिलेगा। तो मतलब ये नाइट्रोजन 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 सारे जगह पे नाइट्रोजन मिल रहे हैं तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस से हमें पकड़ना है। होमोजीनियस मतलब एक दूसरे में मिल जाए, एक दूसरे में एयर वाले एक दूसरे में मिल गए। देख करके हम नहीं बता सकते कि यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं बता सकते। तो एक दूसरे में मिल गए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन। अच्छा, एक और एग्जांपल, ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में, और ये भी वाटर है, गैस फॉर्म में है। मतलब ये H2O वेपर है और ये H2O लिक्विड है, ठीक है। ये H2O लिक्विड, ये H2O गैस। लेकिन केमिकली अगर देखें तो यहां भी H2O है और यहां भी H2O है। मतलब ये केमिकली होमोजीनियस है, बिल्कुल है, क्योंकि जो यहां है वही यहां है ना। तो केमिकली होमोजीनियस है तो ये भी तो प्योर सब्सटेंस हो गया। आई बात समझ में? तो प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ केमिकली होमोजीनियस होना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम। पूरे सिस्टम में ये केमिकली होमोजीनियस होना चाहिए। पूरे सिस्टम में केमिकली होमोजीनियस रहा तो उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अगला एक एग्जांपल उठाते हैं। यहां तक मैंने भरा है इसमें पानी, उसके ऊपर रख दिया मैंने ऑयल। यहाँ ऑयल रख दिया, यहाँ पानी था। तो पानी के ऊपर ऑयल आ जाता है, दिख जाएगा। ऊपर पानी के ऊपर ऑयल, तेल तैरने लगेगा और नीचे पानी बैठ जाएगा। दिस इज नॉट प्योर सब्सटेंस। देख के ही हम बता सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर तेल दिख रहा है, नीचे पानी दिख रहा है, एक जैसा दिख भी नहीं रहा है, और ऑयल अलग हो गया, पानी अलग हो गया, दोनों एक दूसरे में मिले नहीं, तो ये होमोजीनियस हुआ ही नहीं, हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस हुआ नहीं तो केमिकली हेट्रोजीनियस हो गया। अगर हेट्रोजीनियस हो गया तो प्योर सब्सटेंस नहीं है। अगला द नेक्स्ट वन एग्जांपल इज, मान लीजिए मैंने यहां तक इसमें पानी भर दिया और पानी मैंने भरा पूरा फुल। मैंने क्या किया, ऊपर से सैंड डाल दिया, बालू डाल दिया, तो वो बालू कहाँ बैठ जाएगा? बॉटम में। ये सैंड यहाँ बैठ गया और ऊपर में H2O हो गया। तो यहाँ ऊपर में पानी है, नीचे में सैंड है ना। तो हेट्रोजीनियस हो गया ना। इनकी तरह तो हुआ नहीं, है ना। इनकी तरह जब हुआ नहीं तो क्या हो गया? फिर ये हो गया कि ये हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस हो गया तो प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। आई बात समझ में?
इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये शायद एक जैसा दिख रहा हो कि ये भी हेट्रोजीनियस की तरह दिख रहा हो कि ऊपर वेपर दिख रहा है, नीचे लिक्विड दिख रहा है। हमें फेज से मतलब नहीं है, ये किसी फेज में हो, हमें फेज से मतलब नहीं है। ये भी तो दोनों सेम फेज में थे, सेम फेज में होते हुए भी, मतलब ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, फिर भी एक जैसा होमोजीनियस नहीं है ना। जो केमिकल कंपोनेंट यहाँ पे था वही केमिकल कंपोनेंट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है। इसमें जो केमिकल कंपोनेंट यानी H2O यहाँ पर था, वही केमिकल कंपोनेंट यानी H2O यहाँ पर है। तो हमें फेज से मतलब नहीं है, हमें केमिकल कंपोनेंट से मतलब है। केमिकली थ्रू आउट सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए, केमिकली थ्रू आउट सेम है ना। तो केमिकली अगर ये थ्रू आउट सेम है तो केमिकली ये थ्रू आउट सेम नहीं है ना। ऑयल का कोई और, ऑयल का कंपोनेंट कुछ और है, H2O का कंपोनेंट कुछ और है। तो ये केमिकली जो है थ्रू आउट सेम रहा तो इसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। नहीं रहा तो फिर प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं। गिब्स साहब का फेज रूल, गिब्स फेज रूल। व्हाट इज दिस रूल? दिस रूल इज F plus P equal to C plus 2. What is this F? Degree of freedom. What is this P? Number of phases. What is this C? Number of chemical components. फेज तो सब समझ रहे हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। इन तीनों में से कुछ, या फिर कोई दोनों, या फिर तीनों। नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट समझ रहे हैं, कितने सारे केमिकल कंपोनेंट इसमें जोड़ेंगे, वो इसके कहने का मतलब है। अब हमें समझना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझें। इसे देखें, मैं जरा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जनरली मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने लाइफ से। अगर मुझे इस तरह का एग्जांपल, इस तरह का एक सिस्टम बनाना हो, तो इस सिस्टम को बनाने के लिए अगर मैं कह दूं ये लेंथ है और ये डायमीटर है, तो अगर मैं कह दूं कोई पढ़ा लिखा प्रोडक्शन वाला है, तो अगर मैं कह दूं कि मुझे लेंथ और डाया इतना चाहिए, मैं कह दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये लेंथ और ये डायमीटर। अगर मैं कह दूं कि ये लेंथ, ये डायमीटर, अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है तो ये समझ जाएगा कि डायमीटर कह रहा है मतलब सिलिंड्रिकल होगा, और लेंथ इतनी होनी चाहिए, और ऊपर नीचे दोनों लेंथ सेम है। तो मैंने कितनी चीजें बताई, एक लेंथ, दूसरी दो, डायमीटर दो। तो ये दो चीजें मैंने बताई और सामने वाला समझ गया कि इस तरह का सिस्टम मुझे बनाना है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि सिलेंडर बनाना है, ऐसा बनाना, वैसा बनाना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा लेंथ इतना होना चाहिए, डायमीटर इतना होना चाहिए। एक सिस्टम बनाना है लेंथ इतने का और उसका डायमीटर इतने का। एक सिस्टम बनाना है जिसका डायमीटर इतने का होगा, तो बंदा समझ जाएगा कि भैया डायमीटर का बता रहा है तो सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। और लेंथ इतना होना चाहिए मतलब इतना बड़ा बनेगा। तो कितनी चीजें मिनिमम मुझे बताने की जरूरत पड़ी, एक तो लेंथ और दूसरा डायमीटर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ, नॉट नंबर ऑफ, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ना लेंथ डाया पे डिपेंड है, ना डायमीटर लेंथ पे डिपेंड है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिफाइन द सिस्टम। मिनिमम number of independent variable to define the system.
कम से कम उतना नंबर जितने से हम किसी सिस्टम को डिफाइन कर सकें, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल्स करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला एग्जांपल, वाटर एंड वाटर वेपर। मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, वाटर एंड वाटर वेपर। तो चलिए देखते हैं, वाटर एंड वाटर वेपर अगर है, मेरे पास फॉर्मूला यही है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 1, वाटर एंड वाटर वेपर, एफ निकालना है, पी हमें चाहिए फेज। तो ध्यान से देखें, वाटर क्या किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है, और वाटर वेपर ये गैस फॉर्म में है। तो कितने सारे फेज हो गए? एक लिक्विड एक गैस, तो फेज कितने हो गए? 2। केमिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, वाटर में क्या है? H2O है, वाटर वेपर में क्या है? H2O है। तो यहां भी H2O और यहां भी H2O, इससे पहले मैं बता चुका हूं। तो केमिकल कंपोनेंट 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम F प्लस 2C, C यानी 1 प्लस 2 1। क्या मतलब हुआ इस वाटर एंड वाटर वेपर F इक्वल टू 1 का? मतलब ये हुआ कि इसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को, इस सिस्टम की कोई एक प्रॉपर्टी अगर मैं बता दूं, कम से कम एक प्रॉपर्टी अगर मुझे बतानी पड़ेगी इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, कम से कम एक प्रॉपर्टी बता दूंगा तो सामने वाला समझेगा। जैसे मैं फ्रीजिंग पॉइंट बता दूं तो सामने वाला समझ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है, तो वाटर होगा इस सिस्टम में। अगर बॉइलिंग पॉइंट बता दूं तो सामने वाला समझ जाएगा कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं अगर कह दूं कि एक सिस्टम में जो है, एक सिस्टम है जिस सिस्टम की केमिकल कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इस सिस्टम में जो केमिकल कंपोनेंट है वो वाटर है। समझ में आता गई? तो इसके बाद हम करते हैं दूसरा नंबर एग्जांपल। दूसरा नंबर एग्जांपल है हमारे पास, मिक्सचर है ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इस एग्जांपल को समझिए, इसमें हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है फेज। फेज की जहां तक बात करेंगे, ऑक्सीजन किस फेज में है? गैसियस फेज में। नाइट्रोजन किस फेज में है? गैसियस फेज में। तो फेज तो एक ही हुआ ना। केमिकल कंपोनेंट की जहां तक बात करें, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, दोनों अलग अलग केमिकल कंपोनेंट है, मतलब C2 हुआ। F प्लस P की जगह पर 1, C की जगह पर 2 प्लस 2, यानी F इक्वल टू 3। तो इसमें कम से कम 3 प्रॉपर्टी को, 3 वेरिएबल को, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें बताना पड़ेगा, तब मैं बता सकता हूं कि ये जो है सिस्टम है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। कम से कम 3 प्रॉपर्टी को मुझे बताना पड़ेगा। इसमें किसी एक प्रॉपर्टी को बताने के से काम नहीं चलेगा। किसी का टेम्परेचर बता दिया, किसी का प्रेशर बता दिया, फिर एक और प्रॉपर्टी किसी इन दोनों में से किसी एक चीज की बतानी पड़ेगी, तब मैं बता सकता हूं कि डिग्री ये सिस्टम जो है ऐसा है। ठीक है। एंड द थर्ड वन एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, वाटर एट ट्रिपल पॉइंट। वाटर एट ट्रिपल पॉइंट, ये क्या है? इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? वाटर एट ट्रिपल पॉइंट का मतलब हुआ, अच्छा ट्रिपल पॉइंट को जो हम डिटेल में करेंगे वहां भी बता दूंगा। वाटर एट ट्रिपल पॉइंट, इसको समझिए। अच्छा छोटा सा एक चीज समझ लें कि ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर सॉलिड भी मिल सकता है, यहाँ पर लिक्विड मिल सकता है, यहाँ पर गैस भी मिल सकता है। तो आप बताएं हमें, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिल सकता है, तो प्रोबेबिलिटी फेज कितनी हो गई? 3 हो गई, है ना। केमिकल कंपोनेंट, सॉलिड में भी H2O है, लिक्विड में भी H2O है, गैस में भी H2O है, तो क्या हो गया? केमिकल कंपोनेंट एक ही तो हुआ, तीनों में H2O है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा भाई? F प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, कट के ये तो 0 हो गया। तो F इक्वल टू 0 मतलब ये स्पेसिफाई कंडीशन हो गया कि भैया मैं अब इसका कुछ बता ही नहीं सकता मैं, हैं। तो ट्रिपल पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रिपल पॉइंट जो है वो एक पार्टिकुलर केस है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है हैपन होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये स्पेसिफाई कंडीशन है, वेरी स्पेसिफाई कंडीशन। यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज स्पेसिफाई कंडीशन।
स्पेसिफाई कंडीशन है ये, ठीक है। तो ये था गिब्स गेज रूल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, ठीक है। वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।